देखिए, झारखंड में डीलिस्टिंग के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। इसी से जुड़ा एक मामला झारखंड हाईकोर्ट की दहलीज तक पहुंच चुका है। मामला कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की से जुड़ा हुआ है। याचिका में कृषि मंत्री की जाति प्रमाण पत्र में जाति और धर्म पर सवाल उठाए गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में डीलिस्टिंग के मुद्दे पर सियासी पारा हाई चल रहा है। दिल्ली में 24 मई को हुई आदिवासी समाज के महाजुटान के बाद झारखंड में भी बयानी तीर जमकर चल रहे हैं। 14 मई को झारखंड हाईकोर्ट में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के खिलाफ एक याचिका दाखिल की गई। इस याचिका में जाति प्रमाण पत्र को लेकर उनकी ओर से दिए गए शपथ पत्र पर सवाल उठाए गए। याचिका में शिल्पी नेहा तिर्की की जाति, उरांव और धर्म के रूप में ईसाई का जिक्र है। ये जाति प्रमाण पत्र रांची के रातू अंचल कार्यालय से 2 मई 2022 को जारी किया गया। याचिकाकर्ता के मुताबिक याचिका का मूल आधार यही है कि ईसाई धर्म में कोई जाति नहीं होती, जबकि शिल्पी नेहा तिर्की की जाति और धर्म दोनों अलग अलग सवालों में हैं। उनका जो जाति प्रमाण पत्र है जो चुनाव के समय में उन्होंने जो सबमिट की थी, उनका है उरांव में जाति और धर्म में ईसाई। जब ये जो जजमेंट आया है कि ईसाई धर्म में कोई जाति ही नहीं होता है, जाति व्यवस्था केवल हिंदुओं में होता है, तो हमने उस आधार पर हमने माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया है, जनहित याचिका दायर की। डीलिस्टिंग दरअसल धर्म बदलने वाले आदिवासियों से जुड़ा मामला है। इसमें उन आदिवासियों को एसटी की सूची और आरक्षण लाभ से बाहर निकालने, सूची से हटाने की मांग की गई है, जिन्होंने ईसाई और अन्य धर्म अपना लिया है। आदिवासी संगठनों और नेताओं का तर्क है कि जो लोग अपने मूल रीति रिवाज और धर्म जैसे सरना धर्म को छोड़कर अन्य धर्मों में चले गए हैं, उन्हें आदिवासियों के लिए आरक्षित सुविधाओं और नौकरियों का लाभ नहीं मिलना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि इसका जो अवैध है ना, इसका जिसका जो जाति ही नहीं होता है, तो जाति प्रमाण पत्र किस आधार पर निर्गत हुआ और जाति प्रमाण पत्र बना करके हमारे जितने भी जनजाति समाज का हक अधिकार को हड़प रहे हैं, बस वही डीलिस्टिंग का विषय वही ऐसे माना। जनजाति का जो हक और अधिकार जो है धर्मांतरित लोग जो है 80% ले रहे हैं, ये समाप्त होगा। इसलिए हम लोग जो है माननीय उच्च न्यायालय में अपना रिट दाखिल किया गया है। शिल्पी नेहा तिर्की से जुड़ी याचिका में सुप्रीम कोर्ट के 2 आदेश का हवाला दिया गया है, जिसमें एक मामला सी सेल्वा रानी बनाम स्पेशल सेक्रेटरी कम जिला कलेक्टर और अन्य का है, जबकि दूसरा केपी मन्नू केस से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा संविधान अनुसूचित जातीय आदेश 1950 के क्रमांक संख्या 2 और 3, साथ ही पिछड़ा वर्ग कमीशन 1980 की रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया है। साथ ही सदन में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के 11 अगस्त 2024 को दिए बयान का भी जिक्र किया गया है। याचिका हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए मंजूर कर ली है, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने इंसाफ की उम्मीद जाहिर की। लेकर डॉक्यूमेंट को आधार बनाकर जो है मेघा और राव जी पहुंचे हैं सीधे झारखंड हाईकोर्ट। अब देखना है कि जब इस पर सुनवाई होती है तो कोर्ट का क्या फैसला आता है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। झारखंड में अब हर घर शुद्ध पेयजल के लिए केंद्र सरकार और झारखंड सरकार में समझौता हो गया है। इसके तहत आदिवासी इलाके में शुद्ध पेयजल पहुंचाया जाएगा और साथ ही आदिवासी समाज के लोगों का जीवन स्तर भी सुधारने की कोशिश होगी। केंद्र और राज्य के बीच इस समझौते को गेम चेंजर माना जा रहा है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। झारखंड में हर घर पहुंचेगा शुद्ध जल। जल जीवन मिशन 2.0 के तहत MOU, जल शक्ति मंत्रालय और झारखंड सरकार के बीच समझौता। जनजातीय इलाकों की बदलेगी तस्वीर। जल, जंगल और जमीन से घिरे झारखंड में लोगों को पीने का शुद्ध जल तक नहीं मिल रहा है। पठारी इलाकों में हालात और भी भयावह होते जाते हैं, लेकिन अब झारखंड में जल क्रांति की नई पहल शुरू होती दिख रही है। केंद्र सरकार की ओर से हर घर जल का संकल्प लिया गया है। इसे लेकर झारखंड में खास पहल होती दिखाई देती है।
दिल्ली में मंगलवार को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और झारखंड सरकार के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसे ऐतिहासिक माना जा रहा है। इसके तहत ग्रामीण और खास तौर पर आदिवासी बहुल इलाकों में स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल पहुंचाया जाएगा। हर एक व्यक्ति और घर तक सुरक्षित, विश्वसनीय और सतत पेयजल सेवा मुहैया कराने की दिशा में इसे गेम चेंजर माना जा रहा है। बता दें कि ये समझौता केवल पाइपलाइन बिछाने तक सीमित नहीं है, बल्कि झारखंड के दूर दराज के गांवों और आदिवासी समाज का जीवन स्तर सुधारने, उन्हें बीमारियों से बचाने और महिलाओं को पानी के लिए कठिन संघर्ष से मुक्ति दिलाने का महाअभियान है। सामूहिक प्रयास और स्पष्ट विजन के साथ केंद्र और राज्य सरकार मिलकर झारखंड के हर घर तक शुद्ध जल पहुंचाने के अभियान में जुटे हुए हैं और इस मिशन को समयबद्ध तरीके से पूरा करने में हर एक जतन कर रहे हैं। तो अब वो दिन दूर नहीं जब आदिवासी समाज के हर घर में लगे नल से शुद्ध पेयजल निकलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों को लेकर सियासी पारा हाई है। जेएमएम और बीजेपी एक दूसरे पर लगातार हमलावर है। वहीं कांग्रेस ने भी टेंशन बढ़ा दी है। जेएमएम ने बीजेपी पर खरीद फरोख्त करने की आशंका जताई है, जिससे सियासी तपिश और भी ज्यादा बढ़ गई है। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। चुनावी मैदान में बीजेपी की एंट्री से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। बीजेपी की घोषणा ने जेएमएम कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। मतदान 18 जून को होना है। ऐसे में जेएमएम की ओर से टिकट को लेकर मंथन जारी है। इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। रेस में कई नाम शामिल है, जिससे चुनावी मुकाबला और रोचक हो गया है। झारखंड विधानसभा में 81 सदस्य हैं। ऐसी स्थिति में राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए किसी उम्मीदवार को प्रथम वरीयता के 28 वोटों की जरूरत होती है। कागजों पर सत्ताधारी गठबंधन के पास जरूरी संख्या बल मौजूद दिख रहा है। जेएमएम के पास 34 विधायक है, कांग्रेस के पास 16, आरजेडी के पास 4 और भाकपा माले के पास 2 विधायक है। इस तरह गठबंधन के विधायकों की कुल संख्या 56 हो जाती है, जो कि दोनों सीटें जीतने के लिए ठीक जरूरी संख्या है। हालांकि बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतरने की घोषणा कर दी है, जिससे सत्ताधारी दल को डर सताने लगा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की यहाँ सरकार है, सरकार में शामिल होने की बस एक कागज पर बातचीत होती है, बाकी कहीं भी कांग्रेस को कुछ महत्व यहाँ सरकार में मिलता नहीं है। वो याचक की भूमिका। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के पास 21 विधायक हैं, जबकि आजसू पार्टी, जेडीयू और एलजेपीआर के पास एक विधायक है। इस तरह एनडीए के विधायकों की कुल संख्या 24 हो जाती है। जरूरी संख्या बल न होने के बावजूद बीजेपी ने घोषणा की है कि वह इस चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारेगी। जेएमएम और कांग्रेस को हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका है। इस कदम से जेएमएम और कांग्रेस संभावित हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर सतर्क हो गए हैं। जेएमएम ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर सतर्क किया है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान पैसों के किसी भी लेन देन या कथित कदाचार पर नजर रखने की मांग की है। झारखंड में उनकी दाल नहीं गलेगी। थोड़ी भी नैतिकता अगर उनमें है तो जो आंकड़े हैं, 21 का आंकड़ा है, उसके बाद ये कहां से लाएंगे विधायकों की संख्या? तो स्पष्ट तौर पर दिखता है कि हॉर्स ट्रेडिंग होगी, खरीद फरोख्त होगी, लोकतंत्र एक बार फिर दागदार होगा। वहीं हेमंत सरकार में सहयोगी कांग्रेस ने भी एक सीट पर दावा ठोक दिया है, जिससे महागठबंधन में ही टकराव की स्थिति बनती दिख रही है। 8 जून नामांकन की अंतिम तिथि है। राज्यसभा चुनाव के लेकर के कांग्रेस पार्टी ने अपनी भावनाओं से गठबंधन के नेता हेमंत सोरेन जी को अवगत करा दिया है। हालांकि राज्यसभा चुनाव से पहले ही सियासी संग्राम ने झारखंड की पारा को बढ़ा दिया है। अब सबकी निगाहें टिकट पर हैं। पक्ष विपक्ष दोनों में हलचल तेज हो गई है। तो वहीं जेएमएम की ओर से परिवार के ही किसी सदस्य को चुनावी मैदान में उतारने की उम्मीद जताई जा रही है। अब देखना होगा कि राज्यसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी होता है। रांची से निरंजन सिंह की रिपोर्ट।
ट्रेजरी घोटाले को लेकर बीजेपी ने झारखंड सरकार पर जोरदार हमला बोला है। बीजेपी ने इसकी तुलना लालू प्रसाद के चारा घोटाले से की है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि इसे दबाने की कोशिश हो रही है। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए निष्पक्ष जांच का दावा किया है। तो आरजेडी ने घोटाले की तुलना चारा घोटाले से करने और लालू प्रसाद के जिक्र पर नाराजगी जताई है। जैसा हम लोगों ने पहले भी आशंका जाहिर की थी कि ये जो घोटाला है ये कम से कम हजारों करोड़ का है। ये 10,000 करोड़ भी जा सकता है तो कोई बड़ा आश्चर्य नहीं, क्योंकि आपको याद होगा वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर जी ने बहुत ही फेमसली कहा था कि 10,000 करोड़ रुपए का कोई लेखा जोखा नहीं मिल रहा है। लेकिन यह सबसे बड़ा प्रश्न है कि जिस तरीके से राज्य सरकार पूरे घोटाले को जो है वो दबाने की कोशिश करिए, ये अपने आप में हास्यास्पद है। कोई इतिहास से सीख लेनी चाहिए। जब बिहार के चारा घोटाले में बड़े बड़े लोग नहीं बचे तो इस बार कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस राज्य में सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपना चेहरा चमकाने का काम कर रही है। ट्रेजरी घोटाले में सरकार ने संवेदनशीलता के साथ सीआईडी जांच का भी आदेश दिया और एसआईटी का भी गठन किया। तो जांच प्रक्रिया चल रही है। जब जांच प्रक्रिया चल रही है तब भारतीय जनता पार्टी बेचैन है, जब जांच नहीं होती तब भारतीय जनता पार्टी बेचैन होती है, क्योंकि इनको एक गलत नैरेटिव सेट करना है राज्य के प्रति। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दाबीन है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए अलूल जलूल बयान देती है। यहाँ एसआईटी का गठन हो गया है, जो ट्रेजरी घोटाला हुआ है हेमंत जी काम कर रहे हैं, जो दोषवार होगा उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन तुलना जो पशुपालन घोटाले से करते हैं ये गलत है। भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, तत्पश्चात किसी बातों पर बयान देना चाहिए। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने 15 जून तक एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट से मैपिंग का काम पूरा करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि मैप्ड वोटर को किसी तरह के दस्तावेज नहीं देने होंगे। अगर वोटर अनमैप्ड है तो भी उनका नाम वोटर लिस्ट से नहीं कटेगा। ऐसे वोटर को ईआरओ की ओर से नोटिस मिलने के बाद पूरी जानकारी जमा करनी होगी, जिसके बाद 7 अक्टूबर को फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन किया जाएगा। के रवि कुमार ने कहा है कि एसआईआर का मुख्य उद्देश्य है कि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची से नहीं छूटे। साथ ही ये भी तय करने के निर्देश दिए गए कि गैर भारतीय इस प्रक्रिया में भाग नहीं ले सके। लगभग 76% के ऊपर मैपिंग हो चुका है। उसमें बचा हुआ 24% में कुछ एएसडीडी वोटर का भी उसमें शामिल है। इसलिए हम लोग को बाकी बचा हुआ का जल्दी से कराने की बोला गया, ताकि किसी का मैपिंग हो गया, किसी वोटर का 26 रोल में है उनका मैपिंग हो गया जाता है, सीधे उनका रोल वो फाइनल रोल में उनका नाम चल जाएगी। मैपिंग के बाद किस अनामली है तो उनका सबको हम लोग एनुमरेशन फॉर्म देंगे, उसका सबमिट करके देना होगा। एनुमरेशन फॉर्म वर्तमान में रोल में कितना भी वोटर है सबको प्राप्त होगी, वो मैपिंग हुआ नहीं हुआ। खबर जामताड़ा से है, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। न्यूज 18 ने नाला प्रखंड के उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय की बदहाल स्थिति दिखाई थी, जिसके बाद डीसी ने मामले पर संज्ञान लिया है और स्कूल की जर्जर स्थिति को लेकर विभाग को प्रतिवेदन भेजा गया है। वहां से अप्रूवल आने के बाद कार्रवाई की जाएगी और अप्रूवल नहीं आने पर डीएमएफटी फंड से स्कूल भवन की मरम्मत कराई जाएगी। जर्जर वाली स्थिति है, उसके लिए ऑलरेडी हम लोगों ने विभाग को प्रतिवेदन भेजा हुआ है और वहाँ से अप्रूवल आने के बाद हम लोग कार्रवाई करेंगे। नहीं आता है तो हम लोग कोशिश करेंगे डीएमएफटी से एटलीस्ट उसका मरम्मती कराया जाए। और बेंच डेस्क से रिलेटेड जो इश्यूज हैं हमने उसके लिए इंक्वायरी की है डीएससी से। जैसे प्रतिवेदन आता है हम लोग उसमें कार्रवाई करेंगे और कोशिश करेंगे उसमें बेंच डेस्क उपलब्ध कराएं।